तो आज हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, जो कि आपका 12th का सिलेबस है। 3 एप्लीकेशन और तीनों एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। चलो विल स्टार्ट विद गॉस लॉ। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे गॉस लॉ एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। ठीक है, गॉस लॉ फ्लक्स फाइंड करने के लिए ही होता है, लेकिन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि हमारे पास देखो ऑलरेडी फॉर्मूला है ना फ्लक्स फाइंड करने का। क्या है फॉर्मूला? ई ए कॉस थीटा। लेकिन ये कब लगाना ये भी पता है ना आपको? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो मान लो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो गॉस लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा। देखो अगर मैं देखूं एक सिलिंड्रिकल सरफेस देखूं, तो यहां पे अगर मान लो अंदर कोई चार्ज है, इनसाइड कोई चार्ज है, मान लो कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस चार्ज की वजह से क्या निकल रहा होगा बाहर? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर, हाँ ऐसा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ऐसा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा तो क्या होगा? हर सरफेस पे क्या कट करेगा? हर सरफेस पे क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस पे जाता है तो क्या होता है? वहां पे फ्लक्स बनता है ना। याद करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी चल रही हो, कोई सरफेस बीच में ना आए, तो फ्लक्स बनेगा क्या? नहीं। फ्लक्स कब बनता है? जब कोई सरफेस बीच में आता है ना। इसका फील भी दिया था ना मैं अपने आप के ऊपर लेकर, याद है कि नहीं याद है? तो कोई भी सरफेस, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ के सरफेस के लिए अलग निकालना पड़ेगा, यहाँ के सरफेस के लिए अलग निकालना पड़ेगा, यहाँ के सरफेस के लिए अलग निकालना पड़ेगा। तो बहुत बार आपको ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा करके निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, हम करते थे पहले। फिर उसके बाद कौन आया भाई? गॉस आया। गॉस ने क्या बोला पता है? गॉस ने ये बोला किसी भी क्लोज्ड सिमेट्रिकल सरफेस के अंदर, क्या बोला? किसी भी क्लोज सिमेट्रिकल सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, क्या बोला? जितने भी, और जितने भी चार्जेस हैं सबका फ्लक्स, अगर आप देखोगे तो क्या होगा? सबका फ्लक्स आप देखोगे तो क्या होगा? क्यू नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। देखो क्या बोला है कि टोटल फ्लक्स, क्या बोला है? टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है। टोटल फ्लक्स ऑफ चार्जेस इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, inside the closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge inside। देखो स्टेटमेंट से कुछ हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। स्फीयर, अगर जैसे आपका कोई स्फीयर है, स्फीयर कौन सा सरफेस हो गया? क्लोज सरफेस। अगर इसके अंदर मैं चार्ज रखूं Q1, Q2, Q3, Q4, और हर चार्ज की वजह से क्या निकल रहा होगा इस चार्ज से? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्लोज स्फीयर लिया, क्या लिया? अच्छा, ये क्लोज स्फीयर के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे सबके चार्जेस में से क्या निकल रहा होगा? या तो निकल रहा होगा या आ रहा होगा, डिपेंड करेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। मान लो सारे पॉजिटिव अगर है, मान लो, तो क्या होगा? सब बाहर की तरफ निकलेगा, और जहां जहां निकलेगा वहां वहां क्या होगा भाई? याद करो, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलती है या आती है तो कैसे आती है? परपेंडिकुलर। तो वहां पे परपेंडिकुलर एरिया भी होगा, यानी हर एक सरफेस पे क्या कट रहा होगा? हर एक सरफेस पे क्या हो रहा होगा? फ्लक्स। तो यहां तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना यार, एक एक पॉइंट पे आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, आपको एक एक पॉइंट पे फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो यहां पे गॉस लॉ क्या बोलता है कि भैया जितने भी अंदर चार्ज हैं, जितने भी अंदर चार्ज हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से, तो तुम्हें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। कितना आसानी से बता दिया। मतलब पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस पे जितना भी फ्लक्स कट रहा है ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस इनसाइड द क्लोज स्फीयर, तो उसने क्या बोला? किसने? गॉस ने, कि भाई आपका जो टोटल फ्लक्स होगा ना, टोटल फ्लक्स वो होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनसाइड। बोलो समझा क्या? क्यू इनसाइड मतलब चार्ज कौन सी
चार्ज क्या होते हैं नेचर में, एडिटिव होते हैं। डायरेक्टली आप इनको क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, यानी Q1 Q2 Q3 Q4 मिलके क्या बनेगा, Q इनसाइड। Q1 Q2 Q3 Q4 मिलके क्या बनेगा, Q इनसाइड। और Q इनसाइड को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/ε0 से, तो पता है क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स बाय द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे इन केस, ये वाले केस में देखो जो हमने कहा था भाई, अगर ये क्लोज स्फीयर है, सॉरी क्लोज सरफेस है, बंद कर दिया सेंटर के अंदर, अगर अंदर कोई चार्ज होगा तो उसके वजह से आप क्या करोगे, यहाँ पे अलग से इलेक्ट्रिक, यहाँ पे अलग से फ्लक्स निकालोगे इस सरफेस पे, यहाँ से अलग से निकालोगे, यहाँ से अलग निकालोगे, यहाँ से अलग निकालोगे, सबको प्लस करके फिर टोटल फ्लक्स निकालोगे ना। लेकिन गॉस क्या बोलता है, सीधा सीधा क्या बोलता है गॉस, कैसा भी शेप हो, कैसा भी उसका डायमेंशंस हो, उससे मतलब नहीं है, बस खाली क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए और सिमेट्रिकल। तो और उसके अंदर अगर चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से क्या है भाई, टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा आपका, अंदर जो भी चार्ज होगा डिवाइड कर दो किससे, एप्सिलॉन नॉट से, तुम्हें क्या मिल जाएगा भाई, टोटल फ्लक्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। अब जैसे यहां पे देखो, मान लो कोई अंदर चार्ज है Q इनसाइड, ठीक है, क्यूब है, अंदर चार्ज है Q, तो आप मुझे बताओ, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, नीचे चार सरफेस, पांच छह सरफेस है टोटल, है ना, टोटल 6 सरफेस है, और 6 के 6 सरफेस से आपको क्या निकालना पड़ता, चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना पड़ता ना। पहले क्या करते, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, है ना, जैसे इसको फर्स्ट सरफेस ले लें, इसको सेकंड सरफेस ले लें, इसको थर्ड ले लें, है ना, इसको फोर्थ ले लें, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ रहेगा, तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4। तो ये प्रॉब्लम होती थी ना अपने को, हर सरफेस पे निकाल के फिर टोटल फ्लक्स हम क्या करते थे, प्लस करते थे। लेकिन यहाँ पे गॉस ने क्या एक थ्योरम दे दिया अपने को, एक लॉ दे दिया कि बोलो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर है ना चार्ज और सरफेस क्या है, सरफेस क्या है, क्लोज और सिमेट्रिकल, ये दो कंडीशन अगर है सरफेस की, तो अगर अंदर चार्जेस हैं तो सीधा सीधा टोटल फ्लक्स क्या होगा, अंदर जो चार्ज होगा Q मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, बोलो समझ में आया क्या गॉस लॉ, गॉस लॉ समझ में आ गया। यानी कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे आपको फ्लक्स निकालना हो, अगर वो सरफेस क्लोज है, अगर वो सरफेस क्लोज है तो क्या हो जाएगा भाई, गॉस लॉ लगेगा, जो भी अंदर इनसाइड चार्ज है बस उसको क्या कर दो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर दो। बोलो क्लियर, समझ में आया, प्लीज कॉपी, प्लीज राइट गॉस लॉ। तो फिजिक्स, लिसन हियर, फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में, अभी आप लोग फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में अपना 12th का टेक्स्ट बुक अगर खोलोगे तो उसमें हमेशा एक वर्ड मिलेगा आपको, गॉसियन सरफेस। क्या वर्ड मिलेगा, तो गॉसियन सरफेस का मतलब होता है क्लोज सरफेस प्लस सिमेट्रिकल। मतलब गॉसियन सरफेस जहां पे भी वर्ड आ जाएगा तो क्या समझेंगे अभी अपन, क्लोज सरफेस है और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब स्फीयर है, ठीक है, सिलेंडर है, और जितने भी सिमेट्रिकल आपके सरफेसेस ऑब्जेक्ट्स होंगे और अगर वो क्लोज होंगे तो वो क्या कहलाएंगे भाई, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसी के ऊपर पूरा एप्लीकेशन है आपका। क्लास 12th का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला सब टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू चार्ज स्फीयर एट सम पॉइंट। उसके लिए आपको कुछ दो चीजें और पता होनी चाहिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पता है क्या, सी सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझ में नहीं आया है तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ नहीं समझ पाओगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत छोटी सी चीज है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको समझने में। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई आपका, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। मान लो आपका एक रॉड है
जिसकी लेंथ है भाई आपकी, जिसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, और मैंने क्या किया, एक चार्ज Q लिया, क्या लिया, चार्ज Q, और Q को बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया और इस वाले रॉड पर थोड़े थोड़े दूर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जस्ट लाइक आप बर्थडे में केक काट के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सेम चीज। तो आप समझ लो एक आपका चार्ज था और पूरे लेंथ पर आपने क्या कर दिया, उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो समझ में आया? तो किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, लेंथ पर। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आएगा। क्या कहता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना चार्ज आपने कितने लेंथ पर रखा है, कितना चार्ज आपने कितने लेंथ पर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो समझ में आया? तो यहां से अगर आपको चार्ज लिखना हो, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। बोलो क्लियर है? क्लियर है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर ये आपका पेंसिल, मान लो ये पेंसिल पेन जो भी है, तो आपका जो भी ये चार्ज है क्यू, पूरा क्यू चार्ज क्या किया हमने, थोड़ा यहाँ भी रखा, थोड़ा यहाँ भी रखा, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ पे भी। तो क्या हुआ, ये क्या किया मैंने, लीनियरली चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे भाई हम, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे, तो लैम्डा उसको मैंने सिंबल से स्पेसिफाई किया। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना चार्ज कितने लेंथ पर। बोलो समझ में आया क्या? उसी तरीके से आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। अब देखो जैसे कि यहाँ पे लीनियरली था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई एक सरफेस ले लूं, मान लो स्फीयर ले लिया, और स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, क्या बताओगे, यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, ये एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो ओवर व्हाट किया गया है, यहाँ पे लीनियरली किया गया था, यहाँ पे कैसा किया जा रहा है, देखो हाँ सरफेस पे किया जा रहा है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना चार्ज पर यूनिट एरिया, कितना चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या निकलेगी, सिग्मा ए। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? तो दो चीज आपको याद रखनी है, क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियरली मतलब लेंथ वाइज, लीनियरली मतलब लेंथ वाइज आपका चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, थोड़ा 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 थोड़े थोड़े लेंथ पर रखते गए चार्ज को। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला इज चार्ज डिवाइड बाई लेंथ। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी, जैसे ये है, इसके सरफेस पे अगर हर जगह लगा दिया जाए, इधर पे भी, इधर पे भी, इधर पे भी, इधर पे भी, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या स्फीयर का अगर एग्जांपल लें, तो स्फीयर पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज को थोड़े 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 पार्ट में क्या किया, स्प्लिट किया, और उसको कहां कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर दी सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, ओवर दी सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। तो क्या हो गया, सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना चार्ज कितने एरिया पर। बोलो क्लियर है यहां तक? ये दोनों चीज समझ में आ गई? अगर ये दोनों चीज, सरफेस ना, किसी भी सरफेस पर, हाँ अंदर नहीं है, ओनली सरफेस, ओनली सरफेस। भाई चार्ज उठाई खाली यहां रख रहा हूं मैं, ओनली सरफेस, ऑन दी सरफेस, अंदर थोड़ी लेके जा सकता हूं। बात समझ रहे हो क्या? अरे भाई ये चीज, ये है, ये सरफेस है ना, इस पे अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज, ये टोटल चार्ज कितना था, डिवाइडेड बाई कितने एरिया पर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो क्या मिल जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर खाली इस लेंथ पर रखा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो स्टार्ट कॉपी। अभी मैं जो हेडिंग लिखने जा रहा हूं, इसको समझो कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ते रहो साथ में जो मैं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू uniformly charged sphere। किसके वजह से पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी, कहां पर? किसी पॉइंट P पर, ड्यू टू किसके वजह से? एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो हम एक स्फीयर बनाते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज, हम एक स्फीयर बनाते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज। मान लो ये आपका स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज, स्फीयर का रेडियस कैपिटल। क्या इतना क्या है यार, क्या है, व्हाट इज दिस? इतना क्या दिक्कत है, इतनी क्या चीज जो इंपॉर्टेंट है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला एप्लीकेशन है आपका गॉस लॉ का। इससे इंपॉर्टेंट कुछ है इस वक्त? अभी बोर्ड में डेरिवेशन आते हैं इसके, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान दो तो उसके बाद बात करो ना, मैंने मना किया है, लिखते टाइम बात करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी ध्यान दो क्या हो रहा है। देखो एक स्फीयर लिया हमने, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेना है। कौन सा स्फीयर लेना है? यूनिफॉर्मली चार्ज। तो इसके ऊपर क्या किया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये स्फीयर का रेडियस बोल दिया भाई r, और यहां से एक डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज आपका पॉइंट यहाँ पे P है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और इस डिस्टेंस को बोल देता हूँ लेट्स सपोज स्मॉल। तो यहाँ सेंटर ऑफ स्फीयर से लेकर यहां तक बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पर। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है भाई? E इज इक्वल टू KQ बाई। लेकिन ये तभी हम कर सकते हैं जब R तो है दिया है ना यहाँ पे, जब क्या हो? आइसोलेटेड चार्ज हो, सिर्फ एक अकेला चार्ज हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम लगाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लक्स। क्या लगाएंगे? और खास करके गॉस लॉ का एप्लीकेशन, खास करके गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ किसके लिए काम करता है? क्लोज सरफेस ना। तो एक काम करते हैं, इस सरफेस को क्या करते हैं? इस पॉइंट P को क्लोज सरफेस के अंदर ले लेते हैं। किसके अंदर ले लेते हैं? क्लोज सरफेस के अंदर ले लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, क्लोज सरफेस हम खुद से बनाएंगे। क्या करेंगे? खुद से बनाएंगे और इसको बोल देंगे भाई इमेजिनरी। हमने क्या किया? इसको बोलो, समझ में आया? कॉन्सेंट्रिक बनाया, मतलब इसको सेंटर को लेकर, मेरा तो नहीं बना बट कॉन्सेंट्रिक समझ लो, यहां से लेकर ये पूरा, मतलब सेंटर सेम होगा। दोनों स्फीयर का सेंटर सेम होना चाहिए। जो आप इमेजिनरी स्फीयर बना रहे हो क्लोज सरफेस, वो क्या होना चाहिए? उसका सेंटर सेम होना चाहिए। चलो अब यहां तक समझ में आया सबको? एक काम करते हैं, यहां पे काटते हैं छोटा सा एरिया। क्या काटते हैं? छोटा सा एरिया। तो एरिया का क्या होता है? एरिया वेक्टर। एरिया क्या होता है भाई? चलो इस साइड एरिया वेक्टर हो गया, स्मॉल एरिया होगा ना, छोटा सा। सो क्या ले लेंगे भाई? छोटा सा एरिया वेक्टर। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद अब ये जो चार्ज स्फीयर है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी या नहीं निकल रही होगी? ये बताओ, निकल रही होगी या नहीं निकल रही होगी? कैसे निकल रही होगी? किस तरफ? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाएगी? बाहर की तरफ। चलो ले लेते हैं उसको, मतलब ऐसे निकल रही होगी। अरे हाँ या ना बोलो। ऐसे निकल रही होगी। और यहां से कैसे निकल रही होगी भाई? ऐसी। यहां से कैसे निकल रही होगी? ऐसी। यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। बोलो क्लियर हो गया? कोई टेंशन यहां तक? अच्छा, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आपकी? इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो परपेंडिकुलर जाएगा ना, और एरिया वेक्टर भी यहां से परपेंडिकुलर निकलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई? सेम। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल जो फ्लक्स कैलकुलेशन था हमारा पुराना वाला, क्या है वो? तो हम यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया ना,
हम यहाँ पे क्या लिया, छोटा सा एरिया लिया। छोटा सा एरिया लेने की वजह से कितना फ्लक्स बनेगा, बहुत छोटा सा फ्लक्स बनेगा। कितना बनेगा, E डॉट डी ए, E डॉट डी ए। बोलो समझ में आया, समझ में आया यहां तक सबको। उसके बाद छोटा सा फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। बोलो हाँ या ना, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, क्योंकि भाई आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। क्यों मालूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्यों होगी, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस से निकलती है, कैसे निकलती है भाई, तो ये परपेंडिकुलर, और ये सरफेस है, इसका एरिया काटा, और एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो इसलिए 0 डिग्री। बोलो समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, d5 विल बी इक्वल टू ई डी ए। क्लियर है। तो ये क्या निकाला हम लोगों ने, बहुत छोटा सा फ्लक्स बिल्कुल यहाँ पर, बहुत छोटा सा फ्लक्स बिल्कुल यहाँ पर। तो अगर मुझे इस फ्लक्स को पूरे सरफेस के लिए निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, लेट्स इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे क्या बन जाएगा, ये टोटल फ्लक्स क्या बन जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर E यूनिफॉर्म है, क्या है, E यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो E बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो भाई टोटल फ्लक्स कितना आएगा आपका, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, E पूरा एरिया इसका, इसका पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया भाई, ये स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर वाला कौन सा वाला आर लोगे, स्मॉल आर ना, तो क्या लोगे, E 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका भाई, टोटल सरफेस का फ्लक्स। ये हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन, ये हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या बोलेगा गॉस लॉ, अरे भाई ये कौन सा स्फीयर है, क्लोज स्फीयर है, तो टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज स्फीयर कितना होता है भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ क्या Q है, इस सरफेस के अंदर ये Q है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस पे, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q बाई एरिया, किसका एरिया, स्फीयर का एरिया, किसका एरिया, स्फीयर का एरिया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर, सॉरी 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। बोलो समझ में आया यहां तक सबको। तो यहां से Q को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से Q को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ क्या। अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स के अंदर Q की जगह क्या मैं ये डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ क्या, अगर डाला तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा भाई, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई ये भी टोटल सरफेस का फ्लक्स है, ये भी टोटल सरफेस का फ्लक्स है, दोनों अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करके आए हुए, तो इसका मतलब दोनों भी सेम होंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों इक्वेशन का, तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। सो नाउ E विल बी इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू सिग्मा 4 पाई स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या। अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं रहने दो, बाकी सब को उधर लेके चले जाओ। तो आपका अगर यहाँ देखो तो आपका 4 पाई चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नाउ बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ बी इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ क्या। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्लियर, मतलब अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो वहां से लेके सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फॉर्मूला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर मतलब सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है,
और कैपिटल आर क्या है, जो चार्ज स्फीयर है जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका रेडियस। बोलो क्लियर, समझ में आया क्या, ये इजी लगा। दिस इज अवर, ये हमारा क्या है भाई, नॉर्मल फ्लक्स कैलकुलेशन है ना, नॉर्मल फ्लक्स कैलकुलेशन। और ये कहां से निकल रहा है ये सारा, दोनों से हम लोगों ने क्या निकाला, दोनों से हम लोगों ने क्या निकाला, फ्लक्स। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। तो ये कहां से निकला हमारे को, फ्रॉम 1 and 2। खत्म कहानी, इजी डेरिवेशन, मजेदार डेरिवेशन एकदम कड़क, समझ में आ गया। हमने क्या निकाला यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। टोटल 3 एप्लीकेशन है और तीनों में हम क्या फाइंड कर रहे हैं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, ड्यू टू चार्ज रॉड एंड ड्यू टू चार्ज शीट। समझे क्या, तीनों में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, तीनों में हम क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या था, चार्ज स्फीयर था। अब मान लो कोई चार्ज स्फीयर है, बॉल लेगा किसी की बात, मान लो ये चार्ज स्फीयर है, मुझे मालूम करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, या मुझे मालूम करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और स्फीयर का क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, और स्फीयर का रेडियस चाहिए, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है। बोलो क्लियरिटी आई क्या, क्लियरिटी आई। तो इसको डिराइव कैसे किया, इस फॉर्मूला को हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस में ले लिया, और ये हो गया हमारा अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड गॉसियन लॉ के अंदर, सॉरी गॉसियन सरफेस के अंदर। तो जैसे ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया तो क्या है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे क्यू दिया नहीं है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने उसी हिसाब से सॉल्व किया एंड वी गॉट दिस। बोलो क्लियर, चलो स्टेट बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बिफोर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, बिफोर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, बिफोर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, एक काम करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा इसको ना इधर थोड़ा सा इसको यूनिफॉर्म करते हैं। सिग्मा की जगह हम Q बाई 4 पाई R स्क्वायर डाल के देखते हैं एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है देखते हैं। लिसन यार, इधर देखो ध्यान से, सिग्मा की जगह, सिग्मा की जगह, सिग्मा की जगह क्या डालूंगा मैं, Q बाई 4 पाई R स्क्वायर, और ऊपर क्या है भाई, आर स्क्वायर, नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर गया, क्या बचा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है। तो इसके जगह क्या के की वैल्यू यूज कर सकता हूं मैं, के डाल सकता हूं इसके जगह, अरे हाँ या ना बोल भाई। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, ऐसा कुछ फॉर्मूला कहीं दिखा हुआ नजर आ रहा है क्या आपको। अगर आपको किसी भी स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसका सिग्मा ना देकर उस पे बोला गया है कि इतना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है, तो वहां तो फंस जाओगे, वहां तो आप क्या करोगे, फंस जाओगे ना। तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर, समझ में आया क्या, चलो हाँ एक बार फिर, ये फॉर्मूला कैसे आया मालूम ना, यहां से हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा का वैल्यू उठाया और सीधा सिग्मा की जगह डाल दिया यहाँ पे। तो जैसे सिग्मा की जगह डाल दिया, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन डॉट आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट आर स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिखा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट आर क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह मैंने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने क्या लिखा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ऐसा फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे मुझे ठीक है, ई का वैल्यू जो है आपका क्या आ रहा है भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी मान लो कि एग्जांपल है क्वेश्चन, अभी यही क्वेश्चन में अगर आपको एक चार्ज स्फीयर बोला है, क्या बोला है, लेकिन ये नहीं बोला कि कितने एरिया पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, खाली ये बोला गया कि इतना चार्ज किया गया।
क्या बोला है, इतना चार्ज किया गया, तो क्या करोगे ऐसे केस में के क्यू बाई आर स्क्वायर करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर चार्ज दिया हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। बोलो क्लियर। चलो क्वेश्चन लिखो। अ स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, a sphere of radius 10 centimeter is uniformly charged with a charge of 1 microcoulomb, is uniformly charged with a charge of 1 microcoulomb, is uniformly charged with a charge of 1 microcoulomb, is uniformly charged with a charge of 1 microcoulomb. क्लियर। तो यहां पे खाली क्या बोला है कि आपका जो स्फीयर है 10 सेंटीमीटर रेडियस यानी कैपिटल आर दिया हुआ है, और बोला है क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, लेकिन कितना सरफेस पे चार्ज है ये नहीं बताया है, कितने चार्ज के वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 1 माइक्रोकूलम। क्लियर। आगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी। तो ए पार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर from the center of sphere, at a distance of 30 centimeter, from the center of the sphere, part B, at 10 centimeter from the center of sphere, at 10 centimeter from the center of sphere, at 10 centimeter from the center of sphere, at 10 centimeter from the center of sphere. C part, at 5 centimeter from the center of sphere, at 5 centimeter from center of sphere, at 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, निकालो फटाफट। पहले वाले केस में क्या है, आपको स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्मॉल आर 30, तो यानी यहां पे क्या लगाओगे, के क्यू अपॉन 30 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, और चार्ज आपका किस में है, माइक्रोकूलम में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जल्दी सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। क्लियर। इधर देखो, क्वेश्चन को देखो, इधर आपका चार्ज स्फीयर है भाई, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, और यहां से लेकर मान लो यहां पे पॉइंट P है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। यहां पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो कितनी है, और ये चार्ज स्फीयर है यूनिफॉर्मली, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने सरफेस पे कितना चार्ज है, खाली उसने बताया कि ये चार्ज को 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को इस पे क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, हमें मालूम है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिग्मा नहीं बताया गया आपको, तो सिग्मा नहीं बताया गया तो सिग्मा की जगह अपन क्या डालेंगे, Q बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या, यहां से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आपका E का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू K Q बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला तब यूज करना है आपको जब Q खाली दिया हो और सिग्मा ना दिया हो। तो आपका K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹, और चार्ज कितना बोला है भाई,
1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6। और आपका डिस्टेंस कितना है यहां तक 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? सो ये हो जाएगा भाई आपका 9 इंटू 10⁻9-6 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 30 का स्क्वायर 900 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 से हो जाएगा 100 मतलब 10⁻2 और यहाँ कितना है 10⁻⁻4 तो कितना हो जाएगा 10⁻2 और जब वो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻2। तो दिस भी 10⁻3 इंटू 10⁻2 कितना आ रहा है हमारा 10⁵ न्यूटन पर। कैलकुलेशन क्लियर है? कैलकुलेशन क्लियर है? इतने के लिए लॉग लगा के सॉल्व करोगे क्या? लॉग टेबल फटाफट हो जाए। बोलो क्लियर है ये? क्लियर है ये? अरे सॉल्व समझ में आया ये समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? ये 100 है यानी 10⁻2, ये कितना है 10⁻4 तो 10⁻2 इंटू 10⁻4 कितना आएगा 10⁻2। तो 10⁻2 यहाँ आ रहा था उसको ऊपर भेज दिया 10⁻2, ऑलरेडी ऊपर क्या था 10⁻3 मिला के कितना हो गया 10⁵। और सिंस इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू चार्ज तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना वो पॉइंट किधर आ गया? कहां आ गया है? उसको दूसरे हिसाब से सोचो, कहां है वो? स्फीयर के बिल्कुल सरफेस पे आ गया है, स्फीयर के बिल्कुल सरफेस पे आ गया है। यानी अब आपका जो है इस इधर भाई अब आपका पॉइंट 30 से हट के कहां आ गया है 10 पे, यानी पॉइंट पी इधर आ गया ना अभी 10 सेंटीमीटर पे, यानी ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर आ गया है। अरे हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला अभी यही रहेगा यहाँ पे KQ बाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू यानी 10⁻6 डिवाइड बाई R स्क्वायर यानी 10 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10⁻4 -2 9 इंटू 10⁵ इज द आंसर। आया सबका ये? दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हो गया सबका? अभी एक चीज देखो आप लोग, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर पर पता करना है। 5 सेंटीमीटर मतलब क्या? अभी जो पॉइंट है वो किधर आ गया स्फीयर के अंदर, और स्फीयर के अंदर बताओ कोई चार्ज है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होता है? चार्ज की वजह से होता है ना। तो अभी आपका जो पॉइंट P है वो कहां है? इनसाइड हो गया ना तीसरे वाले केस में। तीसरे वाले केस में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो भाई स्फीयर जो चार्ज है उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। यानी अब आपका जो पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर रहे हो कहां आ गया अभी? स्फीयर के अंदर। और स्फीयर के अंदर आ गया। स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अंदर आ रही है क्या? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा भाई? थर्ड पार्ट सी पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड स्फीयर। बोलो क्वेश्चन क्लियर है? तीनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियर है? अरे यस और नो? पक्का? और अगर यहां पे सिग्मा दिया होता तो
सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला। अच्छा यहां पे आ जाओ वापस एक मिनट। सी हियर, बहुत ध्यान से देखो, एक मिनट, एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। अगर यहीं पे मान लो ये पॉइंट जो है उठ के यहां आ जाए तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। अगर इसको मैं बोलूं लेट सपोज केस वन, क्या बोलूं, केस वन, केस वन में ये बोलूं अगर मेरा जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी अगर एट सरफेस आ गया, कहां आ गया, एट सरफेस, तो सरफेस में आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। भाई सरफेस पे अगर आ गया तो आर बराबर कैपिटल आर आ जाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी आपकी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी आपकी, सिग्मा अपॉन, और केस टू डालना, इफ द पी इज इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर देन तो आपका पहला एप्लीकेशन एकदम बढ़िया समझ में आया। आगे आगे क्या करो, आगे बढ़े, क्या है क्या, चलो सेकेंड एप्लीकेशन। अच्छा नेक्स्ट पेज करना, क्या क्या सैलरी, एक मैम है सर, वो बोलते हैं कि लैपटॉप का जितना जितना प्राइस का लैपटॉप है उससे कम हमारा सैलरी है करके। तो वो बोलते हैं कि 30-40 हजार का ये लैपटॉप रहेगा तो उससे कम हमारा सैलरी है 80-90 हजार का। कितने करेगा ये, हमारे सैलरी में 3 आएगा। सर आप अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी के पहले 2018 चलो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो ये कौन सा एप्लीकेशन करने जा रहा है अपन, तो यहाँ पे वायर है, वायर है, क्या है, वायर। लेट सपोज ये वायर है आपका, इधर ध्यान से देखो यार प्लीज, इस पे मैंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे बताओ कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, लीनियर या सर, लीनियर आएगा। चलो अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट ले लेते हैं P, एक पॉइंट ले लेते हैं P,
अरे कुछ भी पॉइंट चलेगा, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पर मुझे क्या पता करना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या बना देते हैं, इस पॉइंट पी को हम ले लेते हैं गॉसियन सरफेस में। किसमें ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस में। इसको ले लेते हैं हम गॉसियन सरफेस में ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पी को कहां ले लिया हमने, गॉसियन सरफेस। तो ये पॉइंट पी का वही डिस्टेंस होगा जो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है। अब ये क्या बनाया हमने, सिलेंडर बनाया है। क्या बनाया है, तो सिलेंडर का आपको पता है एरिया कितना होता है, सिलेंडर का एरिया, 2/3। लेट सपोज इसका लेंथ है L। अच्छा एक मिनट, 2πRL होता है कर्व्ड सरफेस का एरिया। अभी देखो इधर सी 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 यहां पे देखो, अगर मुझे यहां पे, अच्छा मुझे ये बताओ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही होगी, इस तरफ और यहां पे इस तरफ। बोलो हाँ या ना भाई, पॉजिटिव से निकलती दिखाई देती है ना। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और इस तरफ से इधर जा रही है। बोलो क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इस सरफेस का कर्व सरफेस, मान लो ये है ना ये, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इधर परपेंडिकुलर सरफेस इधर जाएगा ना एरिया वेक्टर। ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कितने सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकेंड सरफेस, और ये जो पूरा कर्व्ड है ये कौन सा है, थर्ड सरफेस। तो तीनों सरफेस से क्या निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, फ्लक्स। क्या निकलेगा, फ्लक्स। तो हम एक काम करते हैं, टोटल फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, किसकी वजह से होगा, फ्लक्स नंबर 1 प्लस फ्लक्स नंबर 2 प्लस फ्लक्स नंबर 3 से, तीनों का मिला के क्या होगा भाई आपका टोटल फ्लक्स। चलो सरफेस 1 पे देखते हैं। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, यूनिफॉर्म लिखना। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई, ई ए कॉस थीटा। ऊपर की तरफ एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कोई फ्लक्स आएगा क्या यहाँ पे, क्योंकि कॉस थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है। बोलो समझ में आया, यानी फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस इज 0। सेकेंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर नीचे, तो इस सरफेस से भी फ्लक्स 0। अब फिर आया भाई तुम्हारा कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, कितना आएगा, हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी और एरिया वेक्टर भी ऐसा, यानी दोनों के बीच में एंगल, तो cos 0 1। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, क्या हो जाएगा, ई ए। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए। ये किससे निकाला हम लोगों ने, नॉर्मल फ्लक्स कैलकुलेशन से। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अभी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कैसा होगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे क्यू दिया है क्या, यहाँ पे क्या दिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, तो टोटल कितना हो गया फ्लक्स भाई आपका, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फ्लक्स कहां से निकाला, टोटल फ्लक्स ये भी है गॉस लॉ से निकाला, दोनों सेम हो सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू ई ए बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है। सो ई ए, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πr h, यानी यहाँ पे h की जगह मैंने क्या लिया है, l लिया है, h की जगह क्या लिया मैंने, h। तो हो जाएगा 2πr l इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है, क्लियर है क्या, l से l चला गया। आपको क्या चाहिए भाई,
इलेक्ट्रिक फील्ड को यही रहने दो, क्या हो जाएगा बाकी तुम्हारा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या आ रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ड्यू टू एट एनी पॉइंट फ्रॉम दी सिलेंडर। और ये आर क्या है, वो पॉइंट की दूरी। यहां पे रेडियस मान गए ना, क्योंकि उसको हमने क्या ले लिया, उसको गॉसियन सरफेस के रेडियस पे ले लिया था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका जो आर होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दैट वायर, वो पॉइंट का। बोलो क्लियर, एकदम क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसको सॉल्व करने में, कभी भी इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में डालोगे तो दिक्कत आएगी इसको सॉल्व करने में। क्यों? 2 फिर पाई फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, बहुत दिक्कत आएगी। इसको एक काम करते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसा लिख सकता हूं। अगर ये 4 बन जाए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वाला वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन एक काम करेंगे, अगर इसको 4 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर 2 लैम्डा हो जाएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो ये हो गया भाई आपका इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये हो गया इक्वेशन अभी आपका। व्हाट इज दिस, के। तो अब आपका वैल्यू क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, के 2 लैम्डा बाय आर। सो ये है आपका फॉर्मूला टू गेट द न्यूमेरिकल वेरी इजीली। समझ में आया ये? तो दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि अगर एक वायर है और उस वायर पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उस वायर से किसी एक पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या मिल रहा है, के 2 के लैम्डा बाय आर। बोलो क्लियरिटी आई? क्लियरिटी आई, एकदम बढ़िया, समझ में आया। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम दोनों में क्या किए, दोनों एप्लीकेशन में एक नॉर्मल फ्लक्स कैलकुलेशन किया और एक गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेशन किया, दोनों को इक्वेट कर दिया और वहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। बोलो क्लियर? अच्छा, ये तीनों एप्लीकेशन जब आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें डाइपोल का कंसेप्ट लगता है। डाइपोल पता है क्या आपको? डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो टॉर्क लगता है, पता है क्या उस पर? हाँ पक्का? कितना लगता है? वैल्यू याद नहीं मुझे, मतलब लग रहा है उसको आधा 1 घंटा बेसिक्स आपको देना पड़ेगा मुझे। A wire of 2 meter, a wire of 2 meter is distributed a wire of 2 meter is distributed uniformly with a charge of is uniformly distributed with a charge of 3 microcoulomb. Uniformly distributed with a charge of 3 microcoulomb. Uniformly distributed with a charge of 3 microcoulomb. 3 microcoulomb. A wire of length 2 meter is uniformly distributed with a charge of 3 microcoulomb. Calculate, दो चीज कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट चार्ज डेंसिटी, पहला कैलकुलेट चार्ज डेंसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at 1.5 meter from the wire. At 1.5 meter from the wire. पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? कैलकुलेट दी चार्ज डेंसिटी, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1.5 मीटर फ्रॉम दी वायर। तो चार्ज डेंसिटी निकालोगे, यहां पे कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी? लीनियर लगेगी या सरफेस? लीनियर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Q बाय Q कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय लेंथ कितना है? 2। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना आएगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6
यूनिट क्या होगा भाई, क्यू बाई एल है ना, तो न्यूटन पर न्यूटन लिखोगे, कूलम्ब पर, बार बार 3 बार न्यूटन बोला, हाँ कर रहे हो, कूलम्ब पर, जल्दी। फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देखो अब मैं आपको एक बता, अगर ये फॉर्मूला लिख के सॉल्व करोगे ना, शायद मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब ध्यान से सुनो, फॉर्मूला लिखना ये और कैलकुलेशन करना ये वाला। कौन सा? ये सिखाया है आज, जिसके कॉलेज में सिखाया वो है, लेकिन टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बुक में, टेक्स्ट बुक में ये नहीं है। ऐसा होता है ना कि भाई टेक्स्ट बुक के अलावा आप कोई फॉर्मूला ला के लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते, कुछ कहीं कहीं होता है भाई ऐसा। अब बोर्ड में आप क्या करो, आपकी मर्जी, ये डालना ये डालो, ये डालना ये डाल लो, लेकिन मैं तो कहूंगा ये फॉर्मूला एक बार लिख कर, ये फॉर्मूला डिराइव करके फिर दिखाओ उनको कि मैं ये फॉर्मूला भी यूज करता हूँ। बोर्ड एग्जाम अभी के लिए लिख लो, बोर्ड एग्जाम में कभी इस तरह इसका क्वेश्चन आ गया, मान लो आ गया ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आ भी सकता है, ये सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ये सेम क्वेश्चन विथ वैल्यूज आ सकती है, सेम एज इट इज। और अगर आ गया तो चार्ज डेंसिटी आप निकालोगे, कितने मार्क्स का आएगा पता है? 2, और ये नीचे 2, 4 या 5 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का आ सकता है, 2-2 करके, पार्ट ए पार्ट बी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी निकाला अपन ने, कितना आया चार्ज डेंसिटी? कटाकट 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। उसके बाद आपको क्या निकालना बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1.5 मीटर, यानी ये कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई? 1.5। के की वैल्यू मालूम है 9 इंटू 10⁻9, 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी, लैम्डा की वैल्यू अभी आपने निकाला है 1.5 इंटू 10⁻6। जल्दी लगाइए, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही? 18 इंटू 10⁻3। हाँ मतलब 1.5। लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला Q बाई एल। Q कितना था भाई हमारा? 3 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 लैम्डा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1.5। 1.5 से 1.5 गया, 9 2 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर हो गया ये। सो पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्लियर है, विथ न्यूमेरिकल क्लियर है। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्लियर है, विथ न्यूमेरिकल क्लियर है। तो एक ही एप्लीकेशन और बचा है आपका, थर्ड एप्लीकेशन, इन्फिनाइटली थिन शीट चार्ज, वो भी कैसे होगा? इन्फिनाइटली थिन मतलब बता रहा हूं, चले? हाँ। अरे वैसे बाबू जैसे ही
लिसन यार, इधर देखिएगा ध्यान से। लास्ट एप्लीकेशन है, ये समझ गए तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ खत्म। तो अभी गॉस लॉ से आपका पीछा छूट जाएगा। तो दो एप्लीकेशन हो गए, तीसरा है, बहुत ध्यान दे दो। पहला दूसरा समझ में आया, तीसरा भी ध्यान दे दो, समझ में आ जाएगा। तो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। बाद में आप डेरिवेशन अपने हिसाब से करो, जैसा करना चाहो। बहुत हल्की सी शीट है और वो इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट का मतलब देखो, इन्फिनाइट का मतलब क्या है, इस तरफ भी अगर आप ऊपर जाओगे तो इन्फिनिटी तक है, इस तरफ भी नीचे जाओगे तो इन्फिनिटी। मतलब ये बुक है आपका, इधर ध्यान दो बहुत ध्यान से, उसके बाद बात करो। बोला ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका शीट है, मान लो ऐसा। इस तरफ भी मुझे नहीं मालूम कहाँ तक है, इस तरफ ये तो यहाँ तक दिख रही, खत्म हो गया ना। ये पता नहीं कहाँ तक है, नहीं मालूम। ये पता नहीं कहाँ तक है, नहीं मालूम। इन्फिनिटली लॉन्ग अगर बोल दिया क्वेश्चन में, अगर लॉन्ग आ गया, अब बोला ना लॉन्ग शीट। लॉन्ग शीट का मतलब ही क्या होता है, ऊपर कितना नहीं मालूम, नीचे कितना नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके सरफेस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर पे भी और इधर पे भी पीछे। तो अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे भी चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे भी चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे भी चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे भी चलेगी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर पे भी चलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे भी चलेगी। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो किसी एक पॉइंट पी पर हमको क्या फाइंड करना है भाई, बहुत ध्यान से। वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, मतलब ये थिन शीट से बहुत ही कम डिस्टेंस। मतलब अगर ये शीट है आपकी, जो हम पॉइंट पी लेने वाले हैं, पता है बहुत ही क्लोज टू शीट है। मतलब ये आपका शीट है एकदम क्लोज, पॉइंट यहाँ पे होगा। बोलो समझ में आया। क्योंकि अगर दूर चले जाओगे तो वो वैलिड नहीं होगा, आप पता ही नहीं कर सकते। क्लियर है, थिन शीट की वजह से। किसकी वजह से, और जो पॉइंट पी होना चाहिए बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस का होना चाहिए। मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है आपका, अब क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट पी को गॉसियन सरफेस में लपेट लेते हैं इसको। देखो बात समझे आप, गॉसियन सरफेस इधर भी बनाया और इधर ही बनाया, मतलब इधर से भी गॉसियन सरफेस में ले लिया। अब गॉसियन सरफेस में ले लिया यानी अंदर का जो आपका चार्ज है, अंदर का जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इसके अंदर आ गया। किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। बोलो क्लियर, समझ में आया। अच्छा यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली फ्लक्स का कैलकुलेशन करूं टोटल, तो एक इस सरफेस की वजह से होगा टोटल फ्लक्स, एक इस सरफेस की वजह से होगा, एक इस सरफेस की वजह से होगा। बोलो हाँ या ना। एक इस सरफेस की वजह से फ्लक्स होगा, एक इस सरफेस की वजह से। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रही है, इधर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रही है, इधर। तो आप मुझे बताओ, अगर इसको मैं बोलूंगा सरफेस 1 और इस तरह बोलूंगा सरफेस 2, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स 1 ड्यू टू फ्लक्स 2। समझ में आया क्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स 1। फ्लक्स 1 भाई, एरिया वेक्टर भी आपका कहाँ है, इसी डायरेक्शन में, और इधर का एरिया वेक्टर कहाँ है, इसी डायरेक्शन में। तो आपका ये हो जाएगा भाई EA प्लस EA, क्योंकि cos 0 है ना। cos 0 क्या होता है 1, तो EA cos 0, EA cos 0। बोलो क्लियर। तो EA प्लस EA कितना हो गया 2EA। ये क्या हो गया भाई आपका टोटल फ्लक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस, देखो इसीलिए ना गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, इसके लिए एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं और एक गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ के हिसाब से टोटल क्या होना चाहिए,
Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे Q है क्या? नहीं, यहाँ पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी सिग्मा वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। यानी हमारा जो टोटल है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों भी टोटल फ्लक्स है ऑफ द सरफेस, तो आप क्या हो जाएगा भाई? 2EA विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन सॉरी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए गया और हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लेने तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आ गया आपका भाई क्या? ये आ गया आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ थिन शीट, वो भी इनफिनाइटली लॉन्ग। बोलो क्लियर? समझ में आया क्या? ये आया कि नहीं आया? पक्का 100%। तो तीनों लॉस, तीनों एप्लीकेशन समझ में आ गए गॉस लॉ के। और तीनों एप्लीकेशन में हम क्या फाइंड कर रहे हैं? तीनों एप्लीकेशन में क्या फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। एक बारी चार्ज सरफेस की वजह से, एक बारी चार्ज वायर की वजह से, और एक बारी चार्ज इनफिनाइटली थिन शीट की वजह से। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो बहुत ही क्या होगा? छोटे डिस्टेंस पे होगा। बाकी सब आप बड़े डिस्टेंस पे लेके निकाल सकते हो, बट इनफिनाइटली थिन शीट अगर है तो उससे बहुत थोड़े डिस्टेंस तक ही आपकी क्या वैलिड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है? तो पहले वाले का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? अगर स्फीयर की वजह से तो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। सेकेंड, इनफिनाइटली चार्ज वायर की वजह से 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r। तीसरा, ड्यू टू थिन शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी विल स्टडी कैपेसिटेंस। व्हेन वी विल स्टडी, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है भाई? दो थिन शीट्स होती हैं, दो थिन शीट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज। भाई कोई भी थिन शीट अगर चार्ज होगी तो उसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बराबर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आगे हमारे को कैपेसिटेंस में काम आएगा। बोलो क्लियर? हाँ, डिस्टेंस दूर होगा ना तो दिक्कत आएगी। कैपेसिटेंस में मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा आप, क्योंकि दो कैपेसिटेंस का प्लेट अगर बहुत नजदीक है तो उनका डिस्टेंस कम होता है। जितना डिस्टेंस कम होता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इसीलिए बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है। और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी, इसलिए अभी खाली इतना मान लो कि जो पॉइंट P होगा ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे है थिन शीट से। देखो ये टफ चैप्टर पता है क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि कैसा है, अभी 12th में आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं डायरेक्टली गॉसियन सरफेस से। आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है कुछ, ना आपको फ्लक्स के बारे में कुछ पता है, ना आपको गॉस लॉ के बारे में कुछ पता है, ना ही चार्ज के बारे में पता है आपको, और डायरेक्टली गॉसियन सरफेस शुरू होता है। तो दिक्कत जो है ना, प्रॉब्लम जो है वो चैप्टर में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है बेसिक्स। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो चैप्टर इजी भी होगा ना तो डिफिकल्ट हो जाए। अब आपके इसमें देखो सारे बेसिक क्या है? फ्लक्स, चार्ज से फील्ड निकलती है, बेसिक ये सब नहीं मालूम है कैसी फील्ड निकलती है। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलेगा फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की तरफ आएगा। ये सब क्या है? बेसिक। और डायरेक्टली मैं आगे बताऊं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ऐसे फील्ड जा रही है, यहाँ से ऐसे फील्ड जा रही है, आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे? ऊपर भी जा सकती है सर, इधर भी उधर ही क्यों जाएगी? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन जब नहीं रहते दिमाग में तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता। तो तीनों एप्लीकेशन क्लियर एकदम, न्यूमेरिकल के साथ तीसरा वाला अभी क्लियर हो जाएगा। और ये सारे जो भी आपको मैंने ये न्यूमेरिकल्स दिए हैं ना, ये सब आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये कहीं से भी मैं उठा के नहीं दे रहा हूँ, ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, चेक कर लेना। 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो समझ जाना, अगर आपको 3 माइक्रोकूलम पर मीटर दिया होता तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता। यहाँ पे नीचे मीटर स्क्वायर हो गया मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ शीट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ शीट शीट नहीं, शीट
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, तो मुझे मालूम था वो होगा। हाँ भाई मुझे पता है ना, क्योंकि आजकल ना जो लिख रहे हैं ना, असल में वो जल्दी लिखने की आदत होगी ना, वो मैसेज वगैरह, वेर को WHR, हाउ को HW, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने आया तो शीट को भी शीट लिख देंगे। कोई बात नहीं, चलते हैं। हाँ? अच्छा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द शीट at a point very close to it, at a point very close to it, at a point very close to it. This is textual question, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे टेक्स्ट बुक के ही होते हैं, सीधा सीधा उठा के रख देते हैं। कौन बोला बाहर का पढ़ना है? तो ये बोलता है क्या? इधर स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम। अरे डायरेक्ट डाल देते हैं भाई, इतना समय। इधर तो आपको क्या दिया हुआ है? सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा दिया है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना? 12 माइनस 12। डालो फटाफट, बताओ कितना है। अरे 8 जो 16 हो जाएगा, ऊपर कितना? 3, सिर्फ 5 हो जाएगा, 0.2 और 0.3 के आसपास आएगा कुछ। इधर देखो भैया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना दिया है? सिग्मा कितना दिया हुआ है? 3 माइक्रो कूलम पर मीटर ना, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये हो जाएगा भाई आपका 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 12। तो यहाँ हो जाएगा 5 टू द 10, 8 to 16, 17, 816, 17, 17.7 अच्छा इंटू तो हटा दिया ना, वहां से कुछ भी नहीं है। सॉरी 2 था ना, 2 पॉइंट था। .77 तो ये हो जाएगा, अरे 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट शिफ्ट करना है ना। 5 to the 10 ऊपर हो गया, 8 to the 16 17, 8 to the 16 17, 1.7 हो जाएगा। एक मिनट सुनो मेरी, लिसन यार, कौन सा डिस्कशन हो रहा है उधर? देखो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। सी अभी आप लोग 2 चीज कर सकते हो, या तो 2 से 3 को काट लो, 1.5 हो जाएगा ऊपर, नीचे 8.85 हो जाएगा, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको 3 से उसको डिवाइड कर दो। तो दोनों भी केस में जब करोगे आप, तो आंसर आएगा 1.7। कितना आएगा? 1.7 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई? 6.5 एक्चुअली 0.17 के आसपास आएगा, क्योंकि नीचे 17 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। नहीं 0.17 अगर होता है तो 10 टू द पावर 6 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई करके पॉइंट आगे शिफ्ट किया, तो न्यूटन पर सीयर। मेरा पार्ट कहां तक है? यहां तक है, यहां तक समझाना। उसके बाद ये जो है अगर मैं बता भी दूं आपको बार बार, तो कोई फायदा है क्या उसका? आपको खुद प्रैक्टिस करना है इसका। अगर नहीं हो पाता कैलकुलेशन, तो यू हैव ऑप्शन फॉर
लॉग बुक खत्म, पहले लॉग लगा के फिर उसका एंटी लॉग लगा लो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका तीनों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ विथ न्यूमेरिकल क्लियर है, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे भी जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, और डेरिवेशन तीनों में से कोई एक डेरिवेशन भी आ सकता है, तो डेरिवेशन सारे अच्छे से देख लेना है। ओके।